नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है पुनर्मिलन। तो चलिए सुनते हैं कहानी पुनर्मिलन। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सारी रात चलते चलते वहीं थम के रह गई थी, वहीं थम के रह गई थी। मेरी रात ढलते ढलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। बंदिता अपने मधुर आवाज में गाते हुए नृत्य कर रही थी। उसके पैर बिजली की तेजी से थिरक रहे थे। वाह 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 की आवाज़ों से पूरी महफिल गूंज रही थी। क्या बात है चंपाबाई, कहाँ से मिला यह नायाब हीरा आपको? इसकी नथ उतरवाई की क्या कीमत लगाई है आपने? आप मुझे बताइए, मैं वह कीमत अदा करके इस हीरे को खरीदना चाहता हूँ और इसकी जवानी को भोगना चाहता हूँ। बलराम ठाकुर ने ललचाई नज़रों से बंदिता के जिस्म को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में वासना का दानव दिखाई दे रहा था। ठाकुर की बात सुन करके चंपाबाई के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे, लेकिन उन्होंने जल्दी से स्वयं को संयमित करते हुए कहा, ठाकुर साहब माफ़ कीजिएगा, यह मेरे कोठे का अनमोल हीरा है, पर यह किसी भी कीमत पर बिकेगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें बिकाऊ नहीं होती। चंपाबाई ने अपने स्वर में मधुरता लाते हुए जवाब दिया। चंपाबाई, इस दुनिया में सब कुछ बिकाऊ है, बस उसकी कीमत लगाने वाला होना चाहिए। आप दाम बताइए, कीमत मैं देने को तैयार हूँ। ठाकुर बलराम ने शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई अहंकार भरी आवाज़ में कहा। नहीं ठाकुर साहब, यह अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। ये मेरे कोठे की एक नाचने वाली लड़की नहीं है, यह चंपाबाई की बेटी है और मैं अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस विषय पर आप दोबारा बात ना करें तो ही उचित होगा। अगर बार बार आप यही बात करेंगे तो मैं शालीनता से आपसे कहती हूँ, आप इस कोठे से चले जाइए। चंपाबाई की बात सुन करके बलराम ठाकुर के चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे, लेकिन वो जानते थे कि चंपाबाई से ऊंची आवाज़ में बात करने वाला कभी भी उनके सामने ठहर नहीं सकता। वो चुप हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है चंपाबाई, जैसी आपकी मर्जी। तभी वहाँ दो आदमी दाखिल हुए। उनमें से एक आदमी को देखकर चंपाबाई ने बहुत अदब से कहा, आइए निरंजन बाबू, बहुत दिनों बाद आना हुआ, और आप अपने साथ किसे लेकर के आए हैं? चंपाबाई, यह हमारा दोस्त प्रवीण है। निरंजन ने उस व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा। प्रवीण नाम सुनते ही बंदिता के थिरकते हुए पांव थम गए और उसने चौंक कर उधर देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख करके बंदिता स्तब्ध रह गई। हाँ, यह प्रवीण ही तो है, बंदिता के दिल ने कहा, और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अपने सामने बंदिता को देखकर प्रवीण भी अचंभित था। उसके चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। बंदिता यहाँ, इस कोठे पर? वह सोचने लगा और उसने चौंक कर चंपाबाई की ओर देखा। बंदिता तब तक संभल गई थी। उसने एक दर्द भरी नज़र प्रवीण पर डाली। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी और फिर वह नाचने लगी। जब उसका गाना और नाचना समाप्त हुआ तो उसने अदब से सबको आदाब किया और हाल से बाहर निकल गई। हाल से बाहर निकलकर वह सीधे अपने कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे वह मीलों दौड़ कर आई हो। और फिर अचानक वह फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर वह रोती रही, फिर खुद को संभाला,
और अपने आंसू पोंछे, फिर अपने अतीत की सुनहरी यादों में खोती चली गई। आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है, जब वह अपने मामा के साथ नैनीताल के पास एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहती थी। उस गांव की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी, जो लोगों का मन मोह लेती थी। बंदिता वहीं अपने मामा के साथ रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था, तो उसके मामा उसे अपने साथ ले आए थे। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। उसके सौंदर्य को देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाएं। वह इतनी मासूम कि मासूमियत भी उस पर मोहित हो जाए। वैसे तो उसके मामा बहुत अच्छे थे, लेकिन शराब की लत ने उन्हें स्वार्थी और लालची बना दिया था। एक दिन वह अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। अचानक बंदिता के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई। वह सीधे रास्ते से न जाकर उन पहाड़ी पगडंडियों से होकर जाने लगी, जहाँ चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। बंदिता को प्राकृतिक सौंदर्य देखने का बहुत शौक था। वो जब उन प्राकृतिक सौंदर्य को, पहाड़ों को, पेड़ों को देखती तो उसके होंठ स्वतः ही गुनगुनाने लगते और वह गुनगुनाती हुई उन्हीं में खो जाती। बंदिता आज भी उन्हीं ऊंचे नीचे रास्तों पर गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे अपने आसपास का कोई होश नहीं था। वह अपनी ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी और उसके होठों पर एक मधुर गीत था। तभी वह सामने से आते हुए किसी व्यक्ति से टकरा गई। वह गिरने ही वाली थी, तभी उस व्यक्ति की मजबूत बाहों ने उसे संभाल लिया। बंदिता जब संभल कर खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर दहशत थी और दिल उछलकर मुंह को आ गया था, क्योंकि अगर उस आदमी ने उन्हें संभाला ना होता तो वह नीचे गहरी खाई में गिर गई होती। मैडम, आत्महत्या करने का इरादा है क्या? उस आदमी ने व्यंग से पूछा। मैं आत्महत्या क्यों करूंगी? अगर तुम्हें करने का शौक हो तो मैं आपकी मदद कर दूंगी, बंदिता ने गुस्से में कहा। अरे, तुम कैसी लड़की हो? मेरा शुक्रिया अदा करने की जगह मुझे आत्महत्या करने की सलाह दे रही हो? उस आदमी ने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहा। तुमने भी तो मुझसे कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, जबकि मैं तो ठोकर लगने की वजह से गिरने वाली थी। मैं आत्महत्या क्यों करूँगी? मैं अपने मामा से और अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, तो जब तक स्वयं भगवान अपने पास ना बुलाएं तो हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्यों बिना बुलाए उनके पास चली जाऊंगी? बंदिता ने उस आदमी को किसी ऋषि मुनि की तरह उपदेश देते हुए गुस्से में कहा। वह आदमी मुस्कुराते हुए बंदिता को देखता रहा, कहा कुछ नहीं। बंदिता ने जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह सकपका गई और वहाँ से भाग गई। वह आदमी बंदिता को जाते हुए देखता रहा। दूसरे दिन फिर इत्तेफाक से बंदिता का सामना उस व्यक्ति से हो गया। बंदिता उसे देखकर पहले तो सकपका गई, फिर संभल कर आराम से उसके बगल से निकलने लगी। सुनो, तभी उस आदमी की आवाज़ बंदिता को सुनाई दी। बंदिता ने मुड़कर देखा और गुस्से में पूछा, क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? बंदिता किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बताती, समझे बाबू? बंदिता ने भोलेपन में अपना नाम बताते हुए उस आदमी से गुस्से में कहा। अच्छा, तुम्हारा नाम बंदिता है? बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो नहीं बताया, बंदिता ने आश्चर्य से भोलेपन में पूछा। अभी तुमने ही तो बताया है अपना नाम। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मेरा नाम प्रवीण है, उस आदमी ने कहा। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चल सकती हो? यहाँ की पगडंडियों के बारे में और इस गांव के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे बता दोगी। बंदिता प्रवीण की बात सुनकर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। इसके बाद प्रवीण और बंदिता अक्सर मिलने लगे। प्रवीण ने बताया कि वह एक लेखक है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आया है, जिससे वह नई कहानियों के लिए विषय सोच सके। बंदिता की मासूमियत को देखकर प्रवीण उससे प्यार करने लगा। बंदिता भी प्रवीण को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा।
बंदिता को प्रवीण के प्यार पर बहुत भरोसा था। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 3 महीने कैसे बीत गए उन लोग को पता ही नहीं चला। बंदिता को गाने का बहुत शौक था। उसकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। प्रवीण अक्सर बंदिता से गाने सुनने की फरमाइश करता। बंदिता उसे प्रेम के गीत गाकर सुनाती। जब कभी प्रवीण कहता कि तुम हमेशा प्रेम के गीत ही क्यों गाती हो, विरह के गीत क्यों नहीं गाती? क्या तुम्हें विरह के गीत पसंद नहीं हैं? नहीं, मुझे विरह के गीत नहीं पसंद हैं। मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझसे कभी दूर ना जाना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए बंदिता प्रवीण से लिपट गई। एक दिन अचानक प्रवीण ने आके बताया बंदिता को कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसे शहर जाना है और उसने कहा कि वह कुछ दिन बाद आकर उसे अपने साथ यहाँ से ले जाएगा, वह उसका इंतज़ार करे। उसके बाद प्रवीण चला गया। कुछ दिन बाद प्रवीण का एक दोस्त आया। उसने प्रवीण का एक पत्र बंदिता को दिया जिसमें लिखा था कि वह उसके साथ शहर आ जाए और प्रवीण यहीं शहर में उससे शादी कर लेगा। और उस खत में यह भी लिखा था कि मैंने तुम्हारे मामा से बात कर ली है, उन्होंने तुम्हें शहर आने की इजाज़त दे दी है। पत्र पढ़ करके बंदिता ने अपने मामा से पूछा, क्या प्रवीण ने आपसे मेरे शहर जाने की बात कर ली है? तब उसके मामा ने कहा, हाँ बेटा, प्रवीण ने मुझसे कहा है कि तुम उसके दोस्त के साथ शहर चली जाओ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम अब शहर जाकर प्रवीण से शादी कर लो और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलता, लेकिन इस समय तुम जानती हो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है और मैं यहाँ से जा नहीं सकता। अपने मामा की बात सुनकर वंदिता ने कहा, ठीक है। उसके बाद वंदिता प्रवीण के दोस्त के साथ शहर आ गई। जब वह शहर पहुंची तो प्रवीण का दोस्त प्रवीण के पास ना ले जा कर के उसे यहाँ चंपाबाई के कोठे पर ले आया। कोठे का माहौल देखकर पहले तो वंदिता घबरा गई। उसने प्रवीण के दोस्त से पूछा कि यह कौन सी जगह है, यहाँ तो प्रवीण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कब आएंगे? मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आप मुझे उनके पास लेकर चलिए। तब प्रवीण के दोस्त ने कहा कि प्रवीण अपनी माँ के इलाज के लिए विदेश गए हैं और वह कल परसों में आ जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहीं मौसी के पास रखूं और 2-3 दिन बाद अमेरिका से लौटकर वह तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और शादी कर लेंगे। तुम्हें तो पता है उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे और जब उनकी माँ अब ठीक हो गई हैं तो वहाँ से लौटने के बाद अपनी माँ के सामने वो तुमसे विवाह करेंगे। इतना कह करके प्रवीण का दोस्त वंदिता को चंपाबाई के कोठे पर छोड़कर चला गया। 2-3 दिन के बाद वंदिता ने चंपाबाई से कहा कि आप प्रवीण को फ़ोन कीजिए, वो अभी तक क्यों नहीं आए और मुझे आकर ले जाएं। तब चंपाबाई ने बताया कि यह व्यक्ति जिसके साथ तुम यहाँ आई हो वह प्रवीण का कोई दोस्त नहीं है, उसे तुम्हारे मामा ने अपने पास बुलाया था, उससे पैसे लेकर के तुम्हें बेच दिया है और उस व्यक्ति ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया और पैसे लेकर के यहाँ से चला गया है। प्रवीण कौन है ना यह व्यक्ति जानता है और ना मैं जानती हूँ। यह सुनकर वंदिता रोने लगी और चंपाबाई से गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि वो इस कोठे पे नहीं रहेगी, वो प्रवीण के पास जाना चाहती है। तब चंपाबाई ने कहा, अब तुम इस कोठे पर आ गई हो तो यहाँ से जा नहीं पाओगी। अगर तुम इस कोठे से निकलकर मैं तुम्हें कहीं भेज भी दूँगी तो बाहर दरिंदे भूखे भेड़िए टहल रहे हैं, वह तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुम इसी कोठे पर सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे शरीर का सौदा नहीं करूँगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारी मासूमियत को देखकर मुझे तुम पर दया आ गई है, लेकिन अब तुम कोठे पर रहोगी तो तुम्हें नृत्य और गाना सीखना होगा। मैं उसकी शिक्षा तुम्हें दिलवाऊंगी और मैं तुम्हारे शरीर का सौदा नहीं करूंगी, इतना मैं वादा करती हूँ। और अगर अब प्रवीण मिल भी जाए तो वह तुम्हें अपनाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कदम चंपाबाई के कोठे पे पड़ गए हैं।
जो लड़की एक बार कोठे पर आ जाती है उसे कोई अपनाता नहीं है। प्रवीण भी कोई अनोखा नहीं है। वह तुमसे कितना भी प्यार करता हो, जब उसे पता चलेगा कि तुम इतने दिनों तक इस कोठे पे रही हो तो वह तुम्हें पवित्र नहीं समझेगा और तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं होगा। यहाँ तो माता सीता को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तुम तो एक साधारण सी स्त्री हो। वैसे मैं प्रवीण के बारे में पता लगाने की कोशिश करूँगी, लेकिन उसके आने की उम्मीद तुम छोड़ दो। चंपाबाई की बात सुन करके वंदिता ने भी सोचा कि शायद यही उसकी नियत है और उसने चंपाबाई के कोठे पर ही रहना स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसने कोठे पर रह करके ही नृत्य संगीत सीखा और वहीं रह करके महफिलों में गाने लगी। वह लोगों की गंदी नज़रों का सामना करती, लोग उसे ललचाई नज़रों से देखते, गंदी गंदी टीका टप्पड़ी करते, उसे खरीदने की बात करते, लेकिन चंपाबाई अपनी ज़बान की पक्की थीं और उन्होंने कभी भी वंदिता का सौदा नहीं किया। वो दिल से उसे अपनी बेटी मानती थी। यही सोचते हुए वंदिता अतीत से वर्तमान में लौट आई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वंदिता के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़ करके दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि प्रवीण सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है और उसकी आंखों में उसके लिए प्यार है। प्रवीण को देख करके वंदिता ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आइए प्रवीण बाबू, अंदर आइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वंदिता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं, तुमसे सेवा कराने नहीं आया। चंपाबाई ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है और इस समय मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और इस सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे मामा ने तुम्हारे साथ छल किया और इसमें मैं भी दोषी हूँ। मुझे उस समय तुम्हें अपने साथ लेकर के जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे मामा के बारे में जानता था, फिर भी मैं उनके भरोसे तुम्हें छोड़कर चला गया। अगर मैं तुम्हें छोड़कर शहर ना आता तो आज तुम इस कोठे पर नहीं मेरे साथ होती। कुछ दिनों के बाद मैं जब अमेरिका से लौटा तो तुम्हारे गांव गया था, लेकिन तब तुम्हारे मामा ने बताया तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। यह सुन करके मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अगल बगल लोगों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि शहर से कोई लड़का आया था जिसके साथ तुम चली गई हो। मैंने सोचा हो सकता है कोई मुझसे अच्छा व्यक्ति तुम्हें मिल गया हो और तुम उसके साथ चली गई हो और अपना सुखी जीवन बिता रही हो। मैंने आज तक तुम्हारे प्यार को अपने दिल में बसाए रखा है। मैंने कभी भी तुम्हें भुलाया नहीं। इस दिल में और मेरे घर में कोई भी दूसरी लड़की आज तक नहीं आई है। मेरी माँ भी आज तक अपनी बहू का इंतज़ार कर रही है। आज जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं सकते में आ गया और चंपाबाई से जब सारी बात पता चली तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब मेरे साथ अपने घर चलो। मेरे खाली घर को अपनी प्यार से, अपने अच्छे व्यवहार से महका दो। तुम्हारे पाँव में बजने वाली पायल जब मेरे आंगन में बजेगी तो मेरा घर सुंदर ध्वनि से महक उठेगा। मैं यही चाहता हूँ। मेरी माँ भी तुम्हें स्वीकार कर लेगी। मेरी माँ भी तुम्हें स्वीकार कर लेगी क्योंकि वो जानती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं प्रवीण बाबू, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं कोठे पे रही हूँ और जब आप मुझे अपने घर लेकर के जाएंगे तो लोग आपको बदनाम करेंगे, आपकी इज़्ज़त को उछालेंगे। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आप कोई बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती, इसलिए आप मुझे भूल जाइए।
मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपके दिल में आज भी मेरे लिए मोहब्बत है। मैं इसी के सहारे अपना पूरा जीवन काट लूँगी। नहीं बंदिता, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। तभी वहाँ चंपाबाई ने आते हुए कहा, बेटी तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो कोठे से निकलकर कोठी में जा रही हो, वरना कोठी से कोठे पर आने वाली बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, पर आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो किसी लड़की को कोठे से निकालकर कोठी की शोभा बनाए। जा बेटी जा और अपनी नई दुनिया बसा। तुझे ऐसा प्यार करने वाला मिला है, ये तेरी खुशकिस्मती है। तूने बहुत पुण्य किए होंगे जो प्रवीण जैसा प्यार करने वाला व्यक्ति मिला। चंपाबाई ने वंदिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गईं। चंपाबाई के बाहर निकलते ही प्रवीण ने अपनी बाहें फैला दी। वंदिता छुई मुई की तरह उसकी बाहों में समा गई। बाहर गाना बज रहा था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी रात चलते चल। वंदिता देख रही हो कैसे गाना बज रहा है। आज हम दोनों का मिलन हो गया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा, अपनी माँ से मिलवाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। पर प्रवीण, कहीं माँ ने मुझे स्वीकार ना किया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी माँ जानती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वह मेरे प्यार को मुझसे कभी दूर नहीं करेगी। फिर भी प्रवीण, मुझे डर लग रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे इस डर को ही ख़त्म कर देता हूँ। मैं अभी फ़ोन करके माँ को सब सच्चाई बता देता हूँ। प्रवीण ने फ़ोन निकाला और अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर बात करते हुए उधर से क्या कहा गया या तो वंदिता ने नहीं सुना, लेकिन उधर से जो भी कहा गया उसे सुनकर प्रवीण के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। प्रवीण ने कहा, चलो अब मैं तुम्हारी शंका का समाधान करवा देता हूँ। इतना कह करके प्रवीण ने वंदिता का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर हाल में चंपाबाई बैठी हुई थीं। उन्होंने जब प्रवीण और वंदिता को एक साथ देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वंदिता उनके पास आई और उनसे लिपट गई। चंपाबाई ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। उनके चेहरे पर जो दर्द था वह खुशी का दर्द था। जैसे एक माँ जब अपनी बेटी की शादी करके उसकी विदाई करती है तो जो खुशी और दर्द उसके चेहरे पर होता है, वही खुशी और दर्द चंपाबाई के चेहरे पर था। उन्होंने कहा, बेटी जाओ, अपने पति के साथ अपने घर जाओ और फिर कभी अपने मैके की दहलीज मत लांघना, कारण यह मैका तुम्हें बदनामी देगा। जब कभी मेरा तुमसे मिलने का मन होगा, मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। यह बदनाम जगह है, यहाँ शरीफ खानदान की बहू बेटियाँ नहीं आती हैं। इतना कह करके चंपा ने अपने आँखों से आंसू पोंछे और वंदिता को विदा किया। प्रवीण वंदिता को लेकर के कोठे से बाहर आ गया और कार में बैठकर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद उसकी कार एक आलीशान कोठी के कंपाउंड में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही कार वहां पहुंची, उसी समय कोठी का दरवाज़ा खुला और वहां एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की औरत हाथ में आरती का थाल लिए खड़ी थी। वंदिता समझ गई ये प्रवीण की माँ है। उन्होंने आगे बढ़कर वंदिता और प्रवीण की आरती उतारी और वंदिता से कहा, बेटी अपने घर में प्रवेश करो। अभी मैं तुम्हें बेटी इसलिए कह रही हूँ, अभी तुम प्रवीण की पत्नी नहीं हो। कल मैं पंडित जी को बुलवाकर शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी और तुम दोनों की विधिवत शादी करवाऊंगी। उसके बाद तुम मेरी बहू
और प्रवीण की पत्नी बन जाओगी। लेकिन एक माँ आज अपनी बेटी का स्वागत कर रही है। आओ मेरे गले लग जाओ और मेरे घर में प्रवेश करो। वंदिता प्रवीण की माँ की बात सुनकर उनके कदमों में झुक गई। उन्होंने उसे उठाकर अपने सीने से लगा दिया। प्रवीण के माँ के गले से लगकर वंदिता फूट फूट कर रो पड़ी। आज पहली बार उसे माँ का आंचल मिला था और उस आंचल में समाकर वो अपने सारे दुख दर्द बहा देना चाहती थी। प्रवीण की माँ ने भी उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद जब वंदिता संभली तो उन्होंने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब तुम कभी जीवन में आंसू मत बहाना। मेरी बेटी के चेहरे पर मैं हमेशा मुस्कुरान देखना चाहती हूँ। आओ अंदर चलते हैं। परमा जी, आप अगर मुझे अपनी बहू स्वीकार करेंगी तो समाज वाले आपका जीना मुश्किल कर देंगे। जब उन्हें पता चलेगा मैं कोठे पे रही हूँ तो आपकी बदनामी होगी। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी, यही सोच सोच कर मैं परेशान हूँ। बेटी, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे ही। मैं बस इतना जानती हूँ, जिसे मेरा बेटा पसंद करता है, जिससे प्यार करता है, वही मेरी बहू है और वही मेरे घर की बहू बनेगी। मैं लोगों की परवाह नहीं करती, ना मैंने पहले किया है और ना आगे करूँगी। मुझे सिर्फ एक बहू चाहिए थी जो आज मुझे मिल गई। आज मुझे बहू मिल गई है और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। लोग कहते रहें, लोगों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा है। तुम अपने व्यवहार, अपने गुण और अपने अच्छाइयों से एक दिन सबका दिल जीत लोगी और फिर लोग भी सब भूल जाएंगे और तुम्हारी इज़्ज़त करने लगेंगे। मुझे इतना विश्वास है, इसलिए इन बेकार की बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो खुशियाँ मनाओ, अपने आँखों में रंगीन सपने सजो, क्योंकि अब तुम दुल्हन बनोगी। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी, सुहाग का जोड़ा पहनोगी, पाँव में आलता लगेगा। पाँव में पाजेब पहनकर जब तुम मेरे घर आंगन में चलोगी तो उस पाजेब की रुन-झुन से मेरा पूरा घर संगीतमय हो जाएगा और मेरे बेटे के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देगी उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। बच्चे जब खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। बच्चों की खुशियों को उनसे छीनने वाले माता पिता कभी भी खुश नहीं रह सकते, मेरा यही मानना है। मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ और या तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं ऐसी बेटी को, लड़की को अपनी बहू बना रही हूँ जिसे समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, या तो समाज के लिए एक मिसाल है और मेरे लिए गर्व का विषय भी। मैं अपने बेटे पर भी गर्व कर रही हूँ कि उसने सब कुछ जानते हुए अपने प्यार को स्वीकार किया। अगर वो ऐसा ना करता तो मैं उसे माफ़ ना करती, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, या तो किसी के भी साथ हो सकता है। तुम लड़की हो इसलिए तुम पर लांछन लगाया जाए, ऐसा मैं नहीं मानती। चलो अपने घर में प्रवेश करो। अपनी सास की बात सुनकर वंदिता ने शर्मा कर घर के अंदर प्रवेश किया। यह थी मेरी कहानी पुनर्मिलन। इतना लंबा सफ़र तय करते हुए अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर कहानी पढ़ने में मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उन गलतियों को सुधारते हुए मेरी कहानी को सुनिएगा। धन्यवाद।